भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात है वो किस ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्या गुंजाइश है और क्या उपाय है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम किया, हिंदुस्तान ने आतंक के समूल नाश का प्रण ले लिया। अब इस प्रण के पूरा करने के लिए 3 उपाय नजर आ रहे हैं। नंबर 1, या तो पाकिस्तान पर हमला हो जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। नंबर 2, या तो पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर मार दिया जाए, जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं। या नंबर 3, पाकिस्तान को धीमी मौत दी जाए। हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगर उसकी बात करें तो दोनों ओर से तनातनी तो खूब हो रही है। मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है, विमानों की टेक ऑफ लैंडिंग हो रही है, ड्रिल हो रही है, सरहदों पर फौज की तैनातियां हो रही है। उधर पाकिस्तानी अफसर पर अफसर बदल रहा है। पाकिस्तान के मंत्री रोज भेड़िया आया चिल्ला रहे हैं। लेकिन तमाम तनातनी के बावजूद फिलहाल पाकिस्तान पर हमले के हालत नहीं दिख रहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस संकट को किसी दूसरे उपाय से सुलझ जाने की उम्मीद जता रहे हैं। ट्रंप तो मानते हैं कि यह कश्मीर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत और आक्रमणकारी संस्कृतियों की लड़ाई जो 1500 साल से चल रही है और चलती रहेगी, उलझती रहेगी और सुलझती भी रहेगी। एक बार सुन लेते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते जब हमला हुआ था उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी उसमें क्या कहा। Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. हालांकि अमेरिका ने हर मंच पर बार बार कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में वो पूरी तरीके से भारत के साथ में है। फिर कोई भी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान में जंग हो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है। जंग के फैसले का खतरा ज्यादा है और ऐसे में आतंकवाद मिटाने का दूसरा ऑप्शन आता है और वो है टेरर पर टारगेटेड अटैक। वो कब होगा, कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन क्या वो ओसामा बिन लादेन की तरह मारा जाता है, या जैसे कि अज्ञात बाइकर इन दिनों पाकिस्तान में एक्शन में है, धूम मचा रहे हैं, क्या वो एक्टिंग हो जाएंगे? यह किसी को नहीं पता आज की स्थिति में। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, यानी स्ट्रेटेजिक अटैक। इसमें भारत ने सिंधु जल समझौता ठप कर दिया है। इसमें पाकिस्तान में पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा, खेती, उद्योग, बिजली, निवेश सब प्रभावित होगा। पानी कम हुआ तो पाकिस्तान में अंतरकलह से लेकर गृह युद्ध तक सभी परिस्थितियां हो सकती है। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म कर दिए, नाम मात्र के लिए राजनयिक रखे हैं, सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, कारोबार बंद हो चुका है। इससे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय तौर पर अछूत बनता जाएगा। और अब भारत बदहाल हो रहे आतंकी स्थान को पैसा यानी खैरात बंद करने की दिशा में पहल शुरू कर चुका है। और इसमें भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े कदम उठाने की तैयारी में जुटा हुआ है। उसमें से पहला कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जिसे कहते हैं, उसको उस लिस्ट में FATF की ग्रे लिस्टिंग में डालना, यानी ग्रे लिस्टिंग करना। दूसरा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF में शिकायत। दोनों मंचों पर भारत पाकिस्तान की करतूत बताकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। विदेशों से पैसे की जो लेन देन होती है, तरक्की के लिए जो पैसा लाया जाता है, उसकी रफ्तार पूरी तरीके से ठप की जा सकती है। और इसके लिए भारत FATF को बताएगा कि पाकिस्तान कैसे जो फंडिंग पाकिस्तान में लाई जा रही है वो डाइवर्ट करके टेरर फंडिंग की तरह उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है। साल में 3 बार FATF की मीटिंग होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में। अभी जून में मीटिंग होगी तो भारत पाकिस्तान का नॉमिनेशन मूव कर सकता है। इससे पहले 2018 में भी जून में हुई मीटिंग में 18 में इस तरीके से पाकिस्तान का नॉमिनेशन मूव किया गया था। FATF में 40 सदस्य देश है, उनके समर्थन से नॉमिनेशन पास होता है तो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जा सकता है। इन 40 में से 23 सदस्यों ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन किया है। उनके जरा नाम भी देख लीजिएगा। बड़े बड़े देश है इसमें, US है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेशन भी है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में देखें तो सऊदी और UAE जैसे देश भी उसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान का सदस्य भी इस FATF में नहीं है। अगर FATF में भारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टेरर फाइनेंसिंग हुई है या पैसे का इस्तेमाल दूसरे देश को खतरा पैदा करने के लिए हुआ है,
तो ग्रे लिस्ट में आज वो पाकिस्तान जाया जा सकता है। भारत के पक्ष में अच्छी बात यह है कि सितंबर 2024 में एफएटीएफ ने जो एक साझा मूल्यांकन रिपोर्ट दी थी, एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में भी भारत के खिलाफ आतंकी गुटों की फंडिंग का खतरा जताया गया था। कहा गया था कि जो फंडिंग होती है, हो सकता है कि उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा हो। तो इसके हवाले से अब भारत नए सबूत दे सकता है। उधर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की तरफ से $7 अरब की मदद मंजूर की गई है। पिछले साल जुलाई से ही पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान को 7 किश्तों में 37 महीनों में यह पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन इस दौरान 6 महीनों में हर बार, मतलब मदद देने के पहले हर बार 6 महीनों में रिव्यू किया जाता है और उसके बाद $1 अरब मिलते हैं। अभी इसी महीने यानी मई महीने में आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इसमें भारत मुद्दा उठाएगा कि आप पैसे तो पाकिस्तान को भुखमरी गुर्बत से लड़ने के लिए देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नाम पूछकर नरसंहार करने के लिए वो पैसे शायद इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरीके की बात आईएमएफ में रखी जाएगी। तो ये 3 हालात है, 3 ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर आज हम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे 4 महादेशों से 8 देशों के एक्सपर्ट से ग्लोबल दंगल के स्पेशल एडिशन में चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर ग्लोबल व्यू क्या है, किस तरीके से वो ऑप्शन बन रहा है। तो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो भारत की आर्मी और नेवी की ड्रिल्स चल रही है, सुखोई लैंडिंग टेक ऑफ, सब वो सारी चीजें चल रही है और बाकी सारी चीजें भी शुरू हो चुकी है। शुरुआत करेंगे हम इस चर्चा की, क्योंकि आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अंदेशा यह जताया जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होगा अशोक सज्जनकर, लेकिन पाकिस्तान यह सोचकर चल रहा है कि शायद युद्ध हो सकता है। आज की स्थिति में भारत के सामने क्या ऑप्शन है, और अगर दुनिया की बात करें तो ग्लोबल कम्युनिटी आज की स्थिति में किस तरीके से खड़ी आपको नजर आ रही है? अशोक सज्जनकर। अशोक जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? चलिए अशोक जी से बात कर लेंगे हम लोग, अशोक सज्जनहार से बात कर लेंगे हम लोग। मोना जी, आप इस चर्चा में शामिल हो रही है, लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से भारत 2 स्ट्राइक करने की सोच रहा है। एक तो एफएटीएफ में इससे पहले 2 बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका है, 2012 से 2015 और उसके बाद 2018 से 2022, और इस बार एक बार फिर भारत की तरफ से यह कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर क्या माहौल है, क्या कारण है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि युद्ध होगा? बार बार न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि हम दोनों न्यूक्लियर देश है, हमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। भारत तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो इस आतंक के पीछे लोग हैं उनको सजा दी जाएगी, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। मोनाल जी, थैंक यू। देखें, जो हुआ पहलगाम में और इनोसेंट्स को मारा गया, वो बहुत अफसोसनाक चीज है और उसको कंडेम करती हूँ मैं, बहुत गलत बात है। और जहां पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हो उसको कंडेम करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जो विक्टिम्स हैं पहलगाम अटैक के, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि उनको हर सूरत इंसाफ मिले और उनके जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको आप उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएं। बट ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी चीज को एक फॉल्स फ्लैग के पीछे और एक अजीब सी बात के पीछे छुपाया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक एक पेशकश की गई है। आपको लगता है पाकिस्तान गिल्टी है, तो ये तो इस पेशकश से या इस क्या कहते हैं, ऑफर से आप फायदा उठाएं ना, कि क्योंकि पाकिस्तान अगर गिल्टी है तो पाकिस्तान को ये एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका है। आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो मैंने देखा है, मतलब वो बहुत डेस्परेट कभी कभी नजर आते हैं। आपने एफएटीएफ की बात की, वो खुद मान चुके हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ में लॉबी करते रहे हैं। तो एक दफा फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, एफएटीएफ की जो तलवार थी पाकिस्तान पे से हट गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो मेरिट पे निकला, राइट? कोई उसमें कोई गलत चीज नहीं थी। बहुत पाकिस्तान के साथ जो 36 एक्शन पॉइंट्स रखे गए थे वो बहुत मुश्किल थे, पाकिस्तान ने किए, करके दिखाए, और उसकी बेसिस पे पाकिस्तान एफएटीएफ की पूरी उस एक जो प्रोसेस था उससे निकला। अगर आपको लगता है कि आप इसको एक एक्सक्यूज बना के दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर सकते हैं, या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो पहले भी करते रहे हैं, तो मुझे लगता है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है अ बेटर वे टू गो अबाउट इट इज दिस, कि आप एफएटीएफ के बजाय आप ये जो पेशकश है ये आप माने। और अगर आप एफएटीएफ में भी जाते हैं तो आई थिंक हमें ये भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि वो भी पूछेंगे आपसे कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये 26 जो लोग हैं, जो इनोसेंट्स हैं, जो मारे गए हैं पहलगाम में,
वो आपकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स था, जैसे अमरजीत सिंह दौलत जो आपके फॉर्मर रॉ चीफ हैं वो कह रहे हैं, या वो हमारी तरफ से कुछ किया गया था? तो एफएटीएफ आपको लगता है आपसे सवाल नहीं पूछेगा? कहीं ये ना हो कि इंडिया पाकिस्तान को नहीं, फंसाते लैब्स अगर फंसाते है भी, खुद ही फंस जाए। मोना, आप कह रही है लैब्स की बात अलग है, लेकिन जहां से ये टेररिस्ट भारत में घुसते हैं वो तो अब तक कई बार सिद्ध हो चुका है। इससे पहले के हमले भी हमने देख लिए, उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद पुलवामा में जिस तरीके से अटैक किया गया, 40 सीआरपीएफ के जवान उसमें मारे गए, उसके बाद एयरबेस पे जिस तरीके से हमला किया गया, हर इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया। 26/11 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तब तो हमने इन्वेस्टिगेशन तो लाइव आपने टेररिस्ट ही पकड़ होने लिया नहीं था दी, राइट? और उससे प्रॉब्लम साफ ये है नजर कि आया कि इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं वन उसके साइडेड हैंडल्स नहीं होती। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। देखिए, और मैं इस मैं बार सिर्फ एक भी छोटी सी जिस बात तरीके करना के चाहती हूँ। उनके पास हथियार मिले हैं, मोना मोना जिस तरीके के हथियार उनके पास मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उनके पास जिस तरीके से मिले हैं, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। 26/11 में आईएसआई के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व पाए गए, हैंडलर्स की लिस्ट में। डेविड कोलमन देखिए, हेडली की 26/11 पे मैंने गवाही एक हुई दफे है भारत की अदालत में। एक रेफरेंस है 26/11 का, जो लोग थे जो आपने पकड़े थे, उन सब के बाद आपके फॉर्मर महाराष्ट्र के पुलिस चीफ हैं एस एम मुशरिफ, उन्होंने किताब लिखी हु किल्ड हेमंत करके। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब सिर्फ, और ये मैं भी जानती हूँ कि 26/11 में घंटों तक वो हमला तो चलता कसाब रहा। कौन था? वो बिल्कुल, मोना, आपको याद वो होगा अगर तब की वो सरकार में पाकिस्तान भेजा मंत्री था। है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मान लिया था कि कसाब पाकिस्तान से है। जियो टीवी ने जी, स्टोरी की थी देखिए, उस कसाब के यू गांव आर में राइट। जाकर कि किस तरीके से कसाब को रिक्रूट किया गया था। देखिए, कसाब कसाब एक एक कैरेक्टर था, और हम एक हमारे ही फर्स्ट लोगों को हैंड। मरवाने के लिए जाने नहीं जाते हैं किसी भी तरीके से। 10 टेररिस्ट, कसाब का लाइव रिकॉर्डिंग हमारे पास में है जिसमें यह ऑफ कहा गया कोर्स था, और कसाब कसाब की के रिकॉर्डिंग हम सब तमाम ने देखी सबूत है। उस वक्त दिए गए थे। पूरी उसको ग्लोबल किसने कम्युनिटी भेजा उस वक्त था? हमारे आप साथ में थोड़ा थी। पीछे और ट्रैक दूसरी डाउन भी तो बात, करें, राइट? 2 बार एफएटीएफ की लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया, आपको पता है। 2012 से 2015 आप कह रही कि ठीक है उसमें से निकल गए, लेकिन 2012 से 2015 एक बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद दोबारा 2018 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया। हर 3 साल के बाद पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में जाकर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं जी, यह दिक्कत, और मैंने ये अभी आप थोड़ी बात देर में सही कह बताया रहे हैं, कि एक बिकॉज रिव्यू हुआ था इंडिया, पिछले साल, उसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं उसका खतरा है, टेरर जो फंडिंग की जाती है उसको, उसके डाइवर्जन का खतरा दिखाया जा रहा है। वेल देखिए, एफएटीएफ पे पाकिस्तान जाता है, और मैं यही बात कह रही हूँ, जितना आपकी बात मैं मान रही हूँ कि एफएटीएफ ऑल दीज इयर्स पाकिस्तान रहा है इस लिस्ट में, उतनी बात आप भी मेरी माने कि पाकिस्तान निकला भी 2 है बार। और ऑन मेरिट निकला है। मैं इसीलिए दो तरफ की बात कर रही हूँ कि जो भी वहां पर एक भोंडे किस्म की चीजें दी जाती हैं, उनमें कुछ भी नहीं निकलता। दे आर बेसलेस। बेसलेस एलिगेशंस वहां दी जाती हैं, वो बेसलेस ही निकलती हैं, राइट? इसीलिए पाकिस्तान फिर इवेंचुअली उस लिस्ट से चलिए, निकल जाता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, हमारे यहां पर हमारे लोगों को मारने के लिए बॉम्बिंग नहीं की जाती किसी भी तरीके से। आप ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। ये भारत है, यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होती है। कई बार, 3 बार अब तक इस बारे में सबूत दिया जा चुका है। कई बार आपके लोग यहां पर आके इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की आप बात करती हैं, उस पर भरोसा इसके लिए नहीं होता है क्योंकि 26/11 के जो परपेरेटर्स थे, जकी उर रहमान लखवी से लेकर बाकी सारे लोग, उनको पकड़ा गया और उसके बाद अब वो छोड़ दिए गए। किसी पर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई 26/11 के हमले में। आपको भी इसके बारे में याद है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की नेता है, अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। पूर्णिमा जी, हमने दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मामले में क्या भूमिका रखी थी, लेकिन उसके बाद में जब राजनाथ सिंह की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे बात की गई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ में अमेरिका इस स्थिति में खड़ा है। कहां तक अमेरिका का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की स्थिति में? सिर्फ एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालने की बात नहीं है, आईएमएफ के लोन की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन की बात होती है भारत की तरफ से, इससे पहले उरी के बाद जो स्ट्राइक किया गया, या पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक किया गया, तब अमेरिका ने सपोर्ट किया था भारत को। क्या इस बार भी यही सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बताया था कि इंडिया के साथ है। हमारी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ भी इंडिया के साथ है, और तमाम कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी साथ है। दिख रहा है मुझे ये जो चेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स से दिख रहा है अभी, नया नया मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पुराना 78 साल का जो एक रिश्ता रहा इंडिया के साथ, वो इतना खास तो नहीं रहा यूनाइटेड स्टेट्स की। तो मुझे ये लगता है कि
इंडिया को अभी जो भी करना है इंडिपेंडेंटली करना है। मैं आपको दो चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये मोहतरमा जो पहले बात कर रहे थे, वो क्या कैफिये पहन के बैठे हुए थे? आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज मेरे यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। इज शी वेयरिंग द कैफिये जो रिवर टू सी रिप्रेजेंट करता है, वो जो पैलेस्टाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम अमेरिका की फ्लैग निकाल के उनकी इस्लामिक फ्लैग लगा दी है यहाँ पे, जो वैंडलाइज कर रहे कॉन्स्टेंटली जूस के अगेंस्ट जा रहे, स्पिटिंग कर रहे। I want to make sure I am clear and telling your audience through you as well, sir. This is not an India-Pakistan issue. This is a Muslim versus non-Muslim issue. नहीं तो एक innocent हिंदूस को हिंदू होने के कारण मारा नहीं जाता। और ये जो कॉन्स्टेंटली जो पाकिस्तान से लोग आके इंडिया में हिंदूज को मार रहे, दिस इज नॉट ए न्यू गेम। अब इंडिया की कश्मीर की 14 लोगों की आपकी गवर्नमेंट और आपकी लोगों ने रिलीज किया ना। हर लोगों के सामने मोहम्मद लिखा हुआ है, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, आप पढ़ के सुना दीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपके कंट्री से है कि ये हिंदू का एक फाइनल लैंड है। पाकिस्तान में जो हिंदू वहां पे बैठे हुए हैं, आज उनको घटाते घटाते 1.5% रह गया है। बांग्लादेश में वहां पे 7.59% रह गया। लेकिन मामला बड़ा है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोगों को अलग नहीं करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के जनरल वहां पर भाषण करते हैं और कहते हैं कि ये टू नेशन थियरी का सपोर्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है उसका हम सपोर्ट करेंगे, उस तरीके की बात भारत में नहीं हो सकती। पूर्णिमा जी, हकीकत भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना हमें, हिंदूज को। चलिए, शिवकांत शर्मा हमारे साथ में है। शिवकांत शर्मा हमारे साथ में यूके से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवकांत जी, ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में बार बार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जो यूएन का रेजोल्यूशन हुआ उसमें कुछ चीजें पाकिस्तान की मान ली गई, खास करके जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी कर रही थी, उस तरीके से उसका जिक्र नहीं किया गया कि धर्म पूछकर मारा गया। और उसके साथ साथ जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसका भी नाम उस रेजोल्यूशन में नहीं डाला गया था। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि अब जो ग्लोबल माइंडसेट है पाकिस्तान को लेकर धीरे धीरे बदल रहा है। इससे पहले जब भी भारत ने इस तरीके की आवाज उठाई थी तब सबूत मांगे गए थे, लेकिन 26/11 के बाद अब पाकिस्तान को क्या उस तरीके से देखा जाता है? क्या आपको लगता है कि इस बार भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो ग्लोबल सपोर्ट मिलना उसके लिए आसान होगा, खास करके यूके का? देखिए, यूके का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। आतंकवाद के मामले में यूके का स्टैंड भी एकदम क्लियर है कि आतंकवाद जहां भी होता है यूके उसके अगेंस्ट है। ये बात अलग है कि लड़ाई में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा ये है कि दोनों परमाणु शक्ति हैं, दोनों के दोनों। और परमाणु शक्ति होने के साथ खतरा पाकिस्तान की तरफ से इसलिए ज्यादा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास तो पाव के बम हैं और हमारे पास तो आधा किलो के बम हैं। तो उसका इशारा ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चोट की गई जिससे या हमारी कच्ची होती है या ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता जो है वो हमारी कुर्सी हिलती है, तो हम उस स्तर पर आ सकते हैं और इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चिंता पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद की भर्त्सना करती है, उस मामले में भारत के साथ है। लेकिन भारत अगर कोई बड़ा हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस सूरत में जैसे इजराइल के साथ रही वैसे भारत के साथ आएगी। तब बीच बचाव का प्रयास किया यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना, भारत के तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आया है कि हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ देंगे। भारत के तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम तो उन लोगों पर अटैक करेंगे कि जो इस टेरर अटैक के पीछे हैं, इनके आका हैं और जो उनको इस तरीके की जमीन दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया या पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक किया गया, उस तरीके से हमने देखा हुआ है। मोना आलम जी, आप सुन रही है कि किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी भी इस तरीके का डर लग रहा है कि अगर ये एस्केलेट होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हमारे साथ में बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं। अनिल पांडे, शायद आपकी अगर आवाज ठीक हो गई हो तो बीजिंग का रवैया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की स्थिति में बाकी लोग जिस तरीके से अपनी भूमिका रख रहे हैं,
चाइना अकेला ऐसा देश है कि जो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, हम उनके साथ में खड़े होंगे। लेकिन ये मामला ही अलग है, ये टेररिज्म का मामला है, ये दो देशों के बीच में झगड़े का मामला नहीं है। साहिब, जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल वो वाजिब है, क्योंकि चीन आज के दौर में भले ही पाकिस्तान को अपना आयरन मित्र या जिसको कहते हैं हम कि लौह एक बहुत मजबूत दोस्त की तरह मानता है, लेकिन वो भारत को भी एक तरह से दरकिनार भारत के साथ रिश्तों को नहीं कर सकता है। जैसा कि हम हाल के दिनों में हमने देखा है कि चीन ने किस तरह से कदम उठाए हैं भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर। हाल के दिनों में हमारे विदेश मंत्री हों या विदेश सचिव हैं, उनकी चीन के नेताओं से या फिर LAC पर भी चीन के साथ हमारी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई हैं। तो उससे लगता है कि जाहिर सी बात है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का पक्षधर है। और ऐसे में जो FATF की बात हो रही है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जा सकता है या नहीं जा सकता है, उसको लेकर मुझे लगता है कि शायद चीन भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा। हालांकि भारत की ओर से इससे पहले भी चीन एक बार पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कदम उठा चुका है, जो उसके लिए शायद आसान नहीं था। लेकिन चीन बार बार कहता रहा है कि आतंकवाद के बहुत खिलाफ है। और हाल में हमने जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसको लेकर चीन ने बिल्कुल भर्त्सना की थी। और यहाँ तक कि चीनी दूतावास जो दिल्ली में है, उन्होंने भी इस मामले को कहा था कि वे भारत के साथ है। निर्दोषों का जो हत्या हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बात की थी। तो जाहिर सी बात है, हमको समझ में ये आता है कि और चीन की ओर से भी बार बार बयान आया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को एक लेवल कर देने से कि आप अटैक कर सकता है भारत या उस मामले पर कुछ सीधे आरोप लगा देना, उसको लेकर शायद मुझे लगता है चीन की थोड़ा चिंताएं हैं। क्योंकि चीन पाकिस्तान का, जैसे हम जानते हैं, कि दोस्त भी है। भले ही चीन में भी हमने देखा शिनजियांग में भी आतंकवाद का मामला रहा है, चीन उसको कहता है कि वहां पर आतंकवाद का मुद्दा है। नहीं, ये बात तो ठीक है, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया ना। 2018 में जब चीन ने भी भारत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, FATF से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सपोर्ट किया, कहा जा रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में सपोर्ट किया। कई बार पाकिस्तान से बात करने के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तब जाकर सपोर्ट किया। लेकिन आज की स्थिति में हमने देखा कि UNSC के रेजोल्यूशन में पहलगाम का नाम हटा दिया गया, वो जो द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम डालने की भारत की तरफ से कोशिश हुई थी उसका नाम हटा दिया गया। यानी एक इस तरीके का रिजोल्यूशन किया गया कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ में, कोई ठोस रिजोल्यूशन उसमें नहीं दिखा। तो आज की स्थिति में चीन की इस भूमिका अभी भी डामाडोल नजर आती है ना इसमें, क्योंकि वो अभी डेस्केलेशन भी हो गया है भारत और चीन के बीच में। जो मामला पिछले 2 साल में मामला एक दूसरे के सीमा को लेकर बदल गया था, अब डीएस्केलेशन भी हो गया उसको लेकर। जी बिल्कुल, बात यह है कि चीन, भले ही चीन और भारत के संबंध थोड़ा मजबूत हो रहे हों या बेहतर हो रहे हों, जिसकी उम्मीद की जा रही है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा हम शुरू करने की बहुत जल्द उम्मीद है, लेकिन ये बात है कि चीन और भारत के बीच जो है अभी भी जिसको डेफिसिट कहते हैं कि विश्वास की कमी है, जो आपस में एक म्यूचुअल एक तरह से जो ट्रस्ट होना चाहिए उसमें थोड़ा कमी लगती है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान को लेकर हमेशा चीन बहुत मजबूत एक स्तंभ की तरह उसके साथ खड़ा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि रशिया जैसे हमारा मजबूत दोस्त है और चीन का भी रशिया बहुत मजबूत दोस्त है, तो उसी तरह पाकिस्तान को बहुत फेवर करता रहा है। उसकी बहुत सारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, CPEC हो या तमाम चीन की जो योजनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी एक तरह से चीन नाराज नहीं करना चाहेगा। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत इतना बड़ा बाजार है, हमने देखा है कि भारत में चीन का इतना बड़ा 110-20 बिलियन डॉलर का बिजनेस एनुअल हो रहा है। अगर हम देखें ना, तो जैसे UNSC का जिसका मैंने जिक्र किया, पहलगाम और द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम जैसे ही हटा दिया, उसके बाद वहां पाकिस्तान में लोग खुश हो गए। वहां पर उनके जो नेता है वहां की असेंबली में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए, खुशी मना रहे थे कि देखिए हमने नाम हटवा दिया। जरा एक बार वो रिएक्शन सुनवा देते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों के वजह से वहां पर लगता है कि देखिए हमको भारी जीत मिल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली स्थिति में। जरा एक बार उनकी रिएक्शन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन आया था उसको लेकर। देखिए, खुशी जताई गई टेबल थपथपा के, इसी की बात मैं कर रहा था, क्योंकि तब चाइना ने सपोर्ट किया, उसके सपोर्ट से ये बात हो पाई। अनिल पांडे, बात है, पाकिस्तान उस मुद्दे को जरूर उठाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने उस पर तमाम आरोप लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर पाकिस्तान घिरा नजर आ रहा है, तो ऐसे में अगर एक छोटा सा भी इसको सपोर्ट मिल जाता है तो अपने देश में तो जरूर संसद में इस बात को बताना चाहेंगे कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं पाकिस्तान पर। अशोक सज्जनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका संपर्क इससे पहले नहीं हो पा रहा था। आपने सुना कि क्या कहा जा रहा है पूरे ग्लोबल कम्युनिटी में। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आज की स्थिति में कि जो बयान आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ आपके साथ में खड़े हैं,
लेकिन जब भी यूएन में कोई रिजोल्यूशन की बात आती है, पाकिस्तान अड़ जाता है तो उसको चाइना से सपोर्ट हो जाता है। एफएटीएफ की बात आती है तो उसको लेकर हमें अभी भी चर्चा करनी पड़ रही है। डायरेक्ट एक्शन की बात आती है तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कहां पर कौन किस तरीके से खड़ा होगा। क्या हम यह उम्मीद अब दुनिया से कर सकते हैं, या हम अपने अकेले के दम पर ही अभी हमें ये सारी चीजें देखनी होगी? क्या चाइना से भी कोई उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अशोक पांडे तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मार्केट है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में भारत के साथ चीन खड़ा हो सकता है। अशोक जी। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दो बात मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी कहती रहे, देखिए भारत की अपनी अगर संप्रभुता पर किसी ने वार किया है तो उसको बचाने का पूरा जिम्मा हमारा है। अब पूरी दुनिया का जिम्मा नहीं है वो। तो इसीलिए दुनिया कुछ भी कहती रहे, पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो हमको करना है वो हमको करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए जो यूएन रेजोल्यूशन क्या है, अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूके क्या कह रहा है। पहली बात, जो हमको करना है हमको करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं, जैसे दूसरी बात 1971 में हमने किया। जी बिल्कुल, जैसे हमने किया। और जो देखिए 26/11 में पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, हमने कुछ नहीं किया। अभी भी जब पुलवामा में, बालाकोट में किया, उरी में जब किया, देखिए जब दुनिया देखेगी जो भारत ने अपना जो काम करना है उसको कार्यान्वित किया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। इट विल हैव टू स्टैंड विद काउंटर टेररिज्म। जिसने आतंकवाद के विरोध में जो एक्शन लिया है, उसको पूरी दुनिया उसके साथ ही खड़ी रहेगी। दूसरी बात देखिए, जहां तक चीन की, मैं नहीं समझता हूं जो चीन भारत के साथ आने वाला है। और चीन को साथ में लेने का तो हमको बिल्कुल कभी सोचना भी नहीं चाहिए। चाइना इज नॉट अ फैक्टर। हमारी डिसीजन मेकिंग में चाइना बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। तीसरी बात, अमेरिका हमेशा भारत के साथ आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा रहेगा। आपको मालूम है, जो जब 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और राष्ट्रपति ट्रंप पर्टिकुलरली भारत के साथ खड़े रहेंगे। 2017 में आपने देखा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जून 2017 में गए थे, उन्होंने वहां पर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया था, हम आपको सैयद सलाहुद्दीन, वहां का जो टेररिस्ट, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, वो हम आपके हवाले कर रहे हैं। इस बार ही गए, उन्होंने कहा हमने तबाह राना को आपके हवाले कर रहे हैं। आपको याद होगा 1 जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 जनवरी साल का पहला ट्वीट जो भेजा था, वो कहा था जो पाकिस्तान को हमने $33 बिलियन दिए हैं जिससे कि वो आतंकवाद से जूझ सके, पर वो समझते हैं हम बेवकूफ हैं और वो उन्हीं आतंकियों को सहारा देते हैं, शह देते हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं। यही तो ग्लोबल रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ 26/11 के बाद में, जब सीधे तौर पर एक जिंदा आतंकी भारत के कब्जे में आ गया। और जब कसाब का वीडियो दुनिया के सामने आया, तब उससे साफ हो गया कि कैसे कराची में बैठ के यहां पर आतंकी हमला कैसे करना है, उसका मार्गदर्शन किया जा रहा था। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं पिछले 3 साल में। जी जल्दी से अशोक जी, मेरे साथ बाकी लोग भी है जी, मैं एक शब्द उसमें और जोड़ना चाहूंगा। जो देखिए, उसी समय 2011 में ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया, कहां मारा गया, तो ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो इसीलिए हमको, जो दुनिया हमारे साथ है नहीं साथ है, हमको अपना निर्णय लेना चाहिए, हमको उसको पूरा करना चाहिए। और आखिरी बात, जो ये इसकी गीदड़ भभकी है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो हमने उरी में भी देख ली, वो हमने बालाकोट में भी देख ली। वो जो इसकी गीदड़ भभकी है, उसको हमने, जो उसको वो ब्लैकमेल करने का पहले प्रयास 2 दिनों में करता है वही बात की पाकिस्तान। जा रही थी कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भी ये सब कर सकते हैं। और एकदम। आज की स्थिति में अमेरिका से गुहार लगाई जा रही है कि आप बीच बचाव करिए ताकि युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। मामला हमेशा बदलता रहता है। बेनी बेंजामिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। क्या आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो होता है वो मामला अलग है। ये पूरे 2 अलग देश है। यहां पर युद्ध होता है तो उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी काफी बड़ी संख्या में होंगे। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि दुनिया इस तरीके की आर्म कॉन्फ्लिक्ट में बीच बचाव करने में नहीं आती है। 3 साल से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए उतरने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से हमने देखा कि इजराइल कई बार दुनिया के बारे में सोचे बिना जो उनको लगता है वो करते हैं। म्यूनिक ओलंपिक्स को लेकर जिस तरीके से मोसाद ने अटैक किया, एलिमिनेट कर दिया, जो अमित शाह कह रहे थे कि चुन चुन कर मार दिया,
क्या भारत से यही उम्मीद है आज की स्थिति में, और कोई बीच में नहीं आएगा इसमें? आर्म कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, बेनी बेंजामिन। नमस्कार। एक्चुअली ये तो वॉर नहीं है, दिस इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जो इजराइल भी कर रहा है वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हम लोग क्या वॉर नहीं कर रहे किसके साथ? जो टेररिज्म चालू है उसको हम लोग बर्बादी करने के लिए तैयार है। जो इंडिया पर जो टेररिज्म अटैक हो गया, इंडिया बोल रही नहीं है कि हम लोग को वॉर करना है पाकिस्तान के साथ, बट उन लोग बोल रहे हैं कि वी विल टच द टेररिज्म वेयरएवर दे आर इन पाकिस्तान। आई मीन दिस इज द वे दैट ऑल द कंट्रीज मस्ट हैव। एक बात और मैं बोल सकता हूं कि टेररिज्म में ऑल द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। Terrorism is supposed to take very serious, and if the people will not take it seriously, this will happen not only in India, it will happen tomorrow in UK, day after tomorrow in Germany, it will happen in USA, and it will happen anywhere else. We are, of course, fighting against terrorism. See, we have peace with Jordan, we don't have any fights. You can see we have तो peace आपको नहीं लगता कि ये दो we don't देशों have के any बीच fights. में युद्ध होगा? आपको लगता है कि ये सिर्फ टेरर के खिलाफ जो हमला किया माना जा रहा है, उस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? अब ये दो देशों का युद्ध नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आखिरकार एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा अगर किस तरीके का हमला होता है तो। भारत ने कभी बोला नहीं कि हम लोग को वॉर करना है पाकिस्तान के साथ। भारत इज यही तो मैं कह रहा हूं। फ्रेंड्स, भारत is telling we Yeah. have so many casualties between them. One Israeli, okay, between all these 26 or 29, we have one Israeli Yes. guy who is also killed, Indian origins from Israel. So this is nothing to do with anything with the war. It is a terrorism. It is net terrorism, and the terrorism must be held not only by India or Israel or any other, all the countries in the world, including China, including everybody, because they don't understand what is terrorism. Terrorism is, they don't have aim against a war, against the army. They have aims against the country, against the civils, इस पूरे against the मामले में children, मॉस्को against की भी the बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि आज की स्थिति में जब प्रधानमंत्री रशिया गए थे तब उन्होंने पुतिन को कहा था कि देखिए दुनिया बदल रही है, ये युद्ध का जमाना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहला सपोर्ट अगर कहीं से आया तो वो रशिया से यहां पर भारत के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। रामेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, मॉस्को की भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले एडवाइजरी भी दे दी है पाकिस्तान जाने वाले रशिया के जो नागरिक हैं उनको कि भाई आप फिलहाल वहां पर मत जाइए करके। तो इस पूरे मामले को लेकर एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ क्या रशिया भी भारत के साथ में खड़ा होगा, इसकी उम्मीद करके चले? आज का सिनेरियो अगर आप देख रहे हैं, पुतिन ने पहले ही संवेदना पहले उन्होंने दिया। इसके बाद देख रहे हैं हमारी हिस्ट्री अगर देखें, रूस और भारत की हमेशा एक मित्र की रही है, मित्रता की रही है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि रूस भारत के साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये संघर्ष चल रहा है आतंक के खिलाफ, तो इसके लिए भारत को खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को अपने को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकी हमले ऐसे होते रहेंगे और इस पर बातचीत चलती रहेगी। जब तक आतंक को खत्म करने भारत खुद नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में आतंकियों को घुस के मारा जाए, उनको खत्म किया जाए, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फैमिली आप देख रहे हैं, वो सारे इस पर केवल बातें, कहीं डिक्री पास हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कंक्रीट काम जहां से आप आतंक को खत्म करना चाहते हैं, तो कुछ लोग उस खेमे में चले जाएंगे, कुछ लोग भारत के खेमे में चले जाएंगे। इसलिए भारत को खुद को देखना होगा कि कैसे वो आतंकवाद को खत्म करे, कैसे इससे लड़े। क्योंकि जीतराज भारद्वाज, क्या ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से सपोर्ट भारत को कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसे में भी ऑस्ट्रेलिया की भूमिका वही रहेगी, या आप देख रहे हैं कि टारगेटेड स्ट्राइक की तरफ आप देख रहे हैं, टेरर को खत्म करने के तौर पर आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस लड़ाई में भारत के साथ में है आप? देखिए, मोर और लेस साहिल, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर एक फुल ब्लोन वॉर की हम बात करते हैं तो उसको जरूर ऑस्ट्रेलिया अवॉइड करवाने की कोशिश करेगा। हाँ, इतना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया का,
उसने यहां तक समझ लिया है कि इंडिया रिटेलिएटली अटैक जरूर करेगा पाकिस्तान पर। हाउएवर दो तरीके होते हैं, बूट ऑन ग्राउंड और रिमोट अटैक्स। तो अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो यही है कि बूट ऑन ग्राउंड नहीं होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हाउएवर प्रिसीशन टारगेटेड जो अटैक्स हो सकते हैं, आतंकवाद के जो ठिकाने मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हैं जिन्हें माना जाता है आतंकवादियों के सरगना हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग कम से कम ऑस्ट्रेलिया की तो है, ऐसा मैं आपको बता सकता हूं। मुन्ना आलम, आप सुन रही है, एक तरीके से आप देख सकती है कि एक ग्लोबल ओपिनियन है, सब लोग मानकर चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक किया जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। जिस तरीके से लोग वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इमरान खान इसके बारे में कह चुके हैं, रक्षा मंत्री आपके कह चुके हैं, पूर्व विदेश मंत्री आज ही बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट में देख रहा था, वो भी ये कह चुके हैं कि भाई अतीत में हम भी फेस कर चुके हैं, हमने भी इसको भुगता है। तो ऐसे सूरत में वर्ल्ड कम्युनिटी कह रही है कि अटैक होगा तब भी हम भारत के साथ में खड़े होंगे। देखिए, एक बड़ी गलत स्टेटमेंट यहाँ बहुत लोगों ने, बहुत हमारे कॉलीग्स ने दी। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उस पर बात करना चाहती हूँ। आपने भी कहा कि पाकिस्तान धमकियां दे रहा है कि हम लोग ऑल आउट वॉर करेंगे। ये आप, किसने पाकिस्तान से धमकी दी? मुझे किसी एक का स्टेटमेंट सुना दें। पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आई है सिर्फ यही आई है कि अगर नेशनल आप असेंबली लोग के कोई भाषण निकाल कर मिसएडवेंचर, आप देखिएगा, नहीं, आपके डिफेंस आपके मिनिस्टर पास ने होगा, कहा आपके पास उस दिन मैंने तो सुने हैं आपके यहाँ से मैंने असेंबली के भी आपके यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, उसमें भी यही कहा गया कि 36 घंटे में हमला हो जाएगा, देखिए पूरा युद्ध हो जाएगा, हम न्यूक्लियर पावर है। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध करने वाले हैं। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। आपने कहा ना, आपने अभी भी इस प्रोग्राम में कितनी दफा कहा घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो अगर आप किसी के घर में घुसेंगे और मारेंगे एक घर में घुस के मारेंगे मतलब अगर आप आतंकी वहां पर रखेंगे और वो आतंकी यहां पर लोगों को मदद करेंगे आतंकवादी हमला करने के लिए, तो उनको तो मारा जाएगा ना। आप तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो आपका इल्जाम है इसीलिए ना, तो जो ओसामा कि बिन झूठ है लादेन और भी वहां झूठा पर है। घुसा हुआ था, उसको भी यूएस की आर्मी ने वहां पर घुस के मार दिया। उसी को तो घर में घुसकर मारना कहते हैं ना। एबोटाबाद में क्या हुआ था? अगर आप किसी के घर में देखें, ये बिल्कुल वैसी मिसाल है कि आप किसी के घर में बोलें कि आपके यहाँ एक कोई किलर है, कोई मर्डरर है, हम उसको आपके घर में घुसेंगे। चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है मुन्ना आलम, लेकिन एक बात साफ इस चर्चा से निकल कर आती है कि ग्लोबल कम्युनिटी आज की स्थिति में भारत के साथ में खड़ी हुई थी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसका झूठ मानने को ग्लोबल कम्युनिटी आज की स्थिति में तैयार नहीं है। यह बात खुलकर साफ नजर आती है।